नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और हमारी नई पेशकश में आप सभी का स्वागत है अनस्क्रिप्टेड विद एके। इसमें मेरे साथी अनुराग मेरे साथ जिसमें ए यानी कि अनुराग और के यानी कि क्षितिज। तो ये हमारी नई पेशकश है और आशा करते हैं कि इसमें आप दर्शकों को काफ़ी मज़ा आएगा। इस पूरी इलेक्शन के दौरान हम लोग चर्चा करेंगे हर एक सीट पर, हर एक राजनैतिक मुद्दे पर। तो अनुराग, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत। अनुराग, मेरठ की सीट पर आज हम बात करेंगे। कल इलेक्शन है 26 तारीख को मेरठ में। मेरठ हाँ में जी, अरुण बिल्कुल। गोविल को, जो कि राम का किरदार निभा चुके हैं, लोग उन्हें एक तरह से राम के किरदार की जगह सीधा मतलब भगवान रूप ही उन्हें मान लेते हैं। तो अनुराग, इस बार क्या बीजेपी राम के सहारे है? देखिए, भाजपा ने इस बार के चुनाव में लोकसभा चुनाव में अपनी राजनीति को और चुनावी रणनीति कहें तो साफ-साफ बदलती हुई भाजपा नज़र आ रही है। मेरठ एक लोकसभा सीट बहुत ही अहम हो जाती है क्योंकि भाजपा मेरठ लोकसभा सीट से लगातार राजेंद्र अग्रवाल को मैदान में उतारती रही 3 बार और राजेंद्र अग्रवाल बहुत ही भाजपा के दमदार नेता थे। उन्होंने मेरठ लोकसभा सीट पर लगातार 3 बार भाजपा के झंडे को फहराया है या यह हम कहें कि उन्होंने भाजपा के झंडे को, कमल को वहाँ खिलाने का भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया है। दूसरी बात हम आते हैं अब भाजपा ने अपने कद्दावर नेता राजेंद्र अग्रवाल का वहाँ से टिकट काट दिया 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। वहीं भाजपा ने अपना अब टिकट दिया है अरुण गोविल को। अब अरुण गोविल का सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुनीता वर्मा से है, जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखती हैं। मेरठ का अपना एक इतिहास है। चौधरी साहब की जन्मभूमि, कर्मभूमि कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी। चौधरी चरण सिंह का भी मेरठ कहें, उत्तर प्रदेश, पूरे देश में अपना एक अहम योगदान है। भाजपा के साथ जयंत चौधरी भी अब जा चुके हैं, तो एक तरफ जयंत चौधरी एनडीए का बिल्कुल, हिस्सा हो बिल्कुल चुके हैं। अनुराग, जयंत पे मेरा एक सवाल है कि जयंत चौधरी की बात कही, तो जयंत चौधरी बीजेपी के साथ मतलब एनडीए के साथ जा चुके हैं। तो जो किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, लगातार बीजेपी से नाराज़ हैं किसान, तो क्या इस बार जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने से एनडीए को कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? देखिए, जयंत चौधरी की पार्टी लोकदल का खास तौर से वेस्ट यूपी में बहुत बड़ा जनाधार है। हम इस जनाधार जी, से नकार नहीं सकते। लोकदल खास तौर से ग्रामीण इलाकों की राजनीति करती आई है। किसान मजदूर वर्ग की राजनीति लोकदल ने की हो। चाहे हम बात करें चौधरी अजीत सिंह की या फिर उनके बाद जयंत चौधरी इस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी बनी थी। जो जोड़ी कहीं न कहीं सुपरहिट तो नहीं हुई, परंतु वो सफल ज़रूर हुई। लोकसभा चुनावों का जब अब मौका आ गया है देश में, मेरठ भी वो ऐसी सीट है जहाँ सरगर्मियाँ बहुत तेज़ हो चुकी हैं। मेरे को लगता है कि जहाँ तक जो किसानों का वोट बहुत बैंक है, चर्चा में है। वो जयंत चौधरी के पास खिसका है, पर उतनी बड़ी मात्रा में नहीं खिसका जितना जाना चाहिए था। हम मान सकते हैं कि लगभग 20 से 25% के आसपास जो किसानों का वोट बैंक है, या हम कहें कि जो लोकदल के कार्यकर्ता है, जो मतलब चौधरी अजीत सिंह के टाइम से लोकदल में थे, उनका वोट बैंक अभी भी जयंत चौधरी के साथ बरकरार है। परंतु जो किसान हैं, जो अपनी गन्ने की फसल की बात करें या फिर अपनी फसलों के एमएसपी की बात करें या भाजपा किसान आंदोलन का जो विरोध झेल चुकी है उसकी बात करें, आज भी किसान वर्ग के दिलों में उस किसान आंदोलन के घाव जिंदा हैं। जो किसान मानते हैं कि भाजपा ने ही किसानों के साथ ऐसा बहुत बड़ा धोखा किया है। किसानों की शहादत 750 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हुए। और अब ल एक टाइम में जयंत चौधरी कहते थे कि हम ऐसी पार्टी के साथ नहीं जाएँगे जो किसानों की आँखों में आँसू लाने का काम करते हैं, किसानों का दिल कहते थे मैं दुखाने वाली चवन्नी पार्टी। नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। क्या जी? कहते थे मैं चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊँगा। नहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपनी सुविधा की राजनीति करता है, तो राजनीति उसे ही माना जाता है। राजनीति में कहावत है कि आप अपने जो बयान दिए जाते हैं, उन्हें भूल जाइए, तभी आप राजनीति में आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीतिक हम जी, जयंत चौधरी पहली बार नहीं पलटे, इससे पहले भी अजीत सिंह की हम बात करें तो अजीत सिंह का भी पहले भाजपा के साथ गठजोड़ रहा था। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी मंत्री रहे। उसके बाद फिर वो दोबारा एनडीए में चले गए, फिर एनडीए में रहे, फिर यूपीए सरकार में 2011 में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, जबकि उन्हें मोदी लहर के कारण हार का सामना करना पड़ा था। वो अपनी परंपरागत सीट को भी खो बैठे थे। अब सीधा हम इस लोकसभा सीट की मेरठ की बात करें तो कहीं न कहीं हम बसपा को नकार नहीं सकते। बसपा दोबारा अपना बिल्कुल। जनाधार बढ़ाने की तैयारी में है। आकाश आनंद को जब से उत्तराधिकारी बनाया गया है, तो बसपा के कार्यकर्ताओं में एक जोश है, उत्साह है। जी, जी, जी।
अनुराग, हम सपा की बात करें, अगर इंडिया अलायंस के प्रत्याशी की बात करें, सुनीता वर्मा, सपा ने अपना 2 बार उम्मीदवार बदला। सबसे पहले भानु प्रताप सिंह, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने अधिवक्ता थे, पूर्व में अधिवक्ता थे। उसके बाद उन्होंने अतुल प्रधान, जो सरदना से विधायक हैं, उनको टिकट दिया। उन्होंने नामांकन तक भर दिया था, फिर उसके बाद उनका भी टिकट काटकर सपा ने सुनीता वर्मा को टिकट दिया। सुनीता वर्मा एससी समाज से आती हैं और उनका काफ़ी जनाधार भी है, पूर्व में मेयर भी रही हैं। तो क्या सुनीता वर्मा कड़ी टक्कर दे पाएँगी अरुण गोविल को? देखिए, जब भी कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, उन्हें टिकटें दी जाती हैं। ये सिर्फ़ कागज़ पे कहने की बात होती है कि हम जाति और धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते। परंतु जी, देश की सभी पार्टियाँ, लगभग सभी पार्टियाँ कह सकते हैं कि वो जाति और धर्म के आकलन के आधार पे अपनी टिकटों का बँटवारा करती है। भाजपा ने अपने धर्म का कुछ देखा, वहाँ पर समीकरण बैठाया क्योंकि भाजपा अपनी धारा के साथ, अपनी विचारधारा के साथ निरंतर लगातार चल रही है। उसे पता है कि उसे अपनी विचारधारा के नाम पर वोट मिल रहे हैं। वहीं विपक्ष बार-बार जातीय जनगणना के समर्थन में खुलकर आ रहा है। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपना जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है सपा ने मेरठ के अंदर और वहीं भाजपा ने अपनी विचारधारा को, क्योंकि भाजपा को हिंदू वोट ज़्यादा फ़ीसद में पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तभी तो 2014 लोकसभा की बात करें हम, 2019 की बात करें, भाजपा मेजॉरिटी के साथ अपनी गवर्नमेंट बनाने में सफल हो पा रही है। 2014 में 282 सीटें, 2019 के अंदर बात करें तो 303 अकेली भाजपा को 303 सीटें मिली है, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल हम अनुराग, आपने बहुत हम कह सही सक बात करी है। हम कह बिल्कुल। सकते हैं कि अ, सुनीता वर्मा और अरुण गोविल में सीधी टक्कर है, परंतु बसपा भी कहीं न कहीं सीट पर मैदान में है। बसपा को हम कमज़ोर नहीं मान सकते। बिल्कुल। मैं बता दूँ कि देवव्रत त्यागी बसपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं मेरठ में। उनकी भी अनुराग कह रहे हैं कि एक अच्छी मतलब पकड़ देखने को मिल रही है कि वो भी हो सकता है काफ़ी हमें आगे जाते हुए दिखें। अनुराग, अरुण गोविल को लेकर एक वो लगाया जा रहा है कि ये बाहरी प्रत्याशी हैं। उन पर ये आरोप लग रहा है कि ये तो यहाँ रहते भी नहीं है, मुंबई में रहते हैं और इनका यहाँ कोई घर भी नहीं है। जब ये जीत जाएँगे तो यहाँ रहेंगे नहीं। लोगों के बीच एक डर बनाने की कोशिश है कि इनको वोट ना मिले, ताकि लोग उनको बाहरी उम्मीदवार करार देने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी लोग। तो क्या ऐसा मतलब आप क्या देखते हैं कि ये विपक्ष का ये पैंतरा ठीक बैठ पाएगा? देखिए, मेरे को जहाँ तक लगता है कि विपक्ष का ये पैंतरा बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। जब भी कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारती है, तो वो जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण देखकर, अपनी पार्टी की विचारधारा को देखकर उतारती है, ना कि ऐसे कि वो बाहरी है या ये है। बल्कि बाहरी का एक मुद्दा तो है, परंतु विपक्ष आज अपने महँगाई, रोज़गार, बुनियादी मुद्दे को भी जनता तक पहुँचाने में सफल नहीं हो पा रहा। वो बार-बार अपने बयानों पे घिर घिर जा रहे हैं। उनका भाजपा का एजेंडा साफ है। हम राम मंदिर की बात करें, तमाम जिस प्रकार की हवा देश में चल रही है, भाजपा अपनी इस विचारधारा को फैला रही है और भाजपा को अपनी विचारधारा के नाम पर वोट पड़ रहे हैं। जबकि विपक्ष अपनी जातीय जनगणना की बात करे, रोजगार के लिए कह रहे कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, पक्की नौकरी देंगे, भर्ती भरोसे की बात करें, किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेंगे, एमएसपी की तमाम गारंटियों की बात करेंगे। परंतु मेरठ में भी हम इस बार लोकसभा चुनाव को ये नहीं कह सकते कि यहाँ सपा कहीं हल्की पड़ रही है। सपा और भाजपा में बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी मेरठ के अंदर। हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं मेरठ में। राजेंद्र अग्रवाल जी लगभग 4700 मतों से ही विजय प्राप्त कर पाए थे, बसपा के प्रत्याशी बिल्कुल, से। परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग थे। उस टाइम महागठबंधन वर्सेस भाजपा का काम लोकसभा चुनाव में सीधा मुकाबला था। महागठबंधन में बिल्कुल। लोकदल भी थी अजीत सिंह की, सपा भी थी और बसपा थी। तो तीनों के वोट जब मिलते थे तो भाजपा को सीधी टक्कर मिली थी। परंतु इस बार जयंत चौधरी फिर पलटकर भाजपा की तरफ जा चुके हैं, अपने साथी अखिलेश यादव को बीच मझधार में छोड़कर। बिल्कुल, जयंत चौधरी को 7 सीटें ऑफ़र गई करी गई थी इंडिया की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी की उनको 2 सीटें ज़्यादा बड़ी लगीं और इंडिया गठबंधन की 7 सीटें छोड़कर वो एनडीए में शामिल हो गए। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब राजनीति करता है तो उसे भविष्य की अपने पार्टी का भविष्य और अपना राजनीतिक भविष्य ज़रूर देखना पड़ता है। कहीं न कहीं जयंत चौधरी को लगा होगा जब 10 साल विपक्ष में बीत चुके हैं, अब भी लग रहा है कि भाजपा की ये देश में हवा है। एक तरफ भाजपा ने अपना नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार। तो कहीं न कहीं जयंत चौधरी को लग रहा है कि इस बार भी भाजपा तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी। तो इसलिए तो वो सुविधा की अनुराग, राजनीति करे, अपना 400 अपना पार हो रहा है छोड़कर। क्या? नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, हमारा मानना है कि 400 पार नहीं हो पाएगा। ये दौर था जब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की उस घटना के बाद से देश में चुनाव हुआ था, तो वो अलग प्रकार की सहानुभूति थी।
या फिर कहीं कांग्रेस की लहर थी। हम स ज़्यादातर उसे सहानुभूति के तौर पे भी देखा जाता है कि कांग्रेस 400 पार का आंकड़ा कर चुकी है। परंतु आप देखिए समझिए, भाजपा ऐसी नहीं कि 400 पार का आंकड़ा पूरा कर पाएगी। मैं मानता हूँ कि भाजपा 400 पार का आंकड़ा पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाएँगी, आप देख लेना। भाजपा ने जी। 370 का आंकड़ा दिया है कि अकेली भाजपा 370 सीटें जीतेगी और उनका एनडीए वो 400 पार जाएगा। मैं मानता हूँ कि भाजपा 370 सीटें ना भाजपा 370 सीटें जीतेगी और ना एनडीए 400 पार जाएगा। परंतु भाजपा देश की ये सबसे बड़ी ये पार्टी बहुत बनकर बड़ी ज़रूर बात उभरेगी। अनुराग आप ये बहुत बड़ी बात अनुराग आप कह रहे हैं। और मेरा एक सवाल एक और अरुण गोविल पर हम वापस आते हैं। अरुण गोविल को एक और वीडियो आपने देखा होगा कि वायरल हो रहा है। उनसे पूछा जाता है कि आपके मुद्दे क्या हैं? मतलब आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरठ के जो मुद्दे हैं वो क्या हैं? तो वो कहते हैं कि अभी तो मैं यहाँ की राजनीति को जानता नहीं हूँ और जब जीत जाऊँगा उसके बाद मुद्दे देखूँगा। तो लोग मतलब इसका काफ़ी मज़ाक उड़ा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा संसद के अंदर कि एक अकेला कितनों पर भारी। भाजपा की तरफ से हर सीट पर सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मानना है जी, कि आप जी। कमल का फूल दबाइए और सीधा मोदी को विजय बनाइए। वहीं हम विपक्ष की बात करें तो उनका अपना हर सीट पर एक उम्मीदवार है। तो भाजपा के उम्मीदवार भी कहीं न कहीं अपनी रैलियों के माध्यम से सीधा कहते हैं कि आप कमल का फूल दबाएँगे, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सीधा भाजपा का कार्यकर्ता हो या फिर जो भाजपा का वोटर है, जो भाजपा को अपने सत्ता में देखना चाहता है, तो उसका सीधा मतलब है कैंडिडेट से उसका कोई जहाँ तक कि लगभग हम कहें कि 70% भाजपा को अगर कोई वोट करेगा तो 70% ऐसे लोग हैं जो सीधा मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वो कमल का फूल का बटन दबाकर मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। वहीं इसमें उम्मीदवार बाहरी हो या फिर उसे जनता के मुद्दे, वहाँ के इलाके के बुनियादी मुद्दे ना पता हो। हम आपको एक इस बिंदु पर भी गौर करवाना चाहते हैं। गुरदासपुर पंजाब की लोकसभा सीट है। वहाँ से भाजपा के उम्मीदवार सनी देओल बनाए गए थे। वो उन्होंने वहाँ पर जीत भी हासिल करी। परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव में जब सनी देओल वहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते, उसके बाद से अभी तक गुरदासपुर के लोग उन्हें ढूँढ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं कि भाजपा का सांसद लापता है। तो कल्पना कर सकते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति को छोड़कर पूरे एक पार्टी के शीर्ष नेता को चुनते हैं, तो ग्रामीण इलाकों के विकास हो या फिर उस क्षेत्र का विकास हो, वो कैसे हो पाएगा? बिल्कुल, आपने आप सही बात कही कि हर सीट पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। सारे प्रत्याशियों का विपक्ष के मोदी जी से सामना है, ना कि दूसरे बीजेपी के प्रत्याशी से या एनडीए के प्रत्याशी से। अनुराग, हमने देखा है कि मेरठ एक कैंटोनमेंट एरिया है और इसमें देखा गया है कि अग्निवीर योजना के खिलाफ काफ़ी युवाओं का प्रदर्शन रहा। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ सकता है कि बीजेपी को इसमें नुकसान हो सकता है क्या कहीं? देखिए, अग्निवीर भारत में मुख्य मुद्दा है। भाजपा जब अग्निवीर की योजना लेकर आई तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम देश के अलग-अलग राज्यों में इस भर्ती का विरोध देखने को मिला था। युवाओं का सपना होता है कि वो अपने देश की सेवा करें और परमानेंट सेवा यानी कि हम कहें कि परमानेंट जो फौज की भर्ती होती थी, उसमें युवाओं को भरोसा था, अपने दिलो-जान से वो वहाँ पर देश की सेवा करना चाहते थे। परंतु जिस प्रकार भाजपा ने अग्निवीर योजना को 4 साल लाकर हम कहें कि सेना की भर्ती को 4 साल के अंदर समेटने का काम किया। तो युवा वर्ग में खासकर मेरठ इलाके की बात करें, हम वेस्ट यूपी की बात करें, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के युवा वर्ग में बहुत बड़े स्तर पर नाराज़गी देखने को मिल रही है। बेरोज़गारी भी भारत में मुख्य मुद्दा है। मेरे को लगता है कि जहाँ तक युवा वोटर है, वो भाजपा से काफ़ी नाराज़ है। परंतु हमारे जी। देश का युवा भी 2 धड़ों में बँट कर रह चुका है। एक युवा वर्ग वो है जो रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर वोट डालने वाला है। एक युवा वर्ग हमारे देश का वो है जो अपनी विचारधारा के नाम पर वोट डालने वाला है। बिल्कुल, अब जनता आपने युवाओं जनता की कह सक नाराज़गी की बात कही, एक समाज और भी है, ठाकुर समाज और साथ में राजपूत समाज। राजपूत समाज का ये कहना है कि हमारे प्रत्याशी तो गायब होते जा रहे हैं, हमारी कोई हमारा कैंडिडेचर ही नहीं है। तो जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी राजपूत हैं, लेकिन जो राजपूत समाज है, वो इस बार चुनाव का विरोध करने सा दिख रहा है। तो क्या इससे आप क्या देखते हैं इसमें? देखिए, कहीं न कहीं जब समाज में नाराज़गी होती है, तो उसका नुकसान तो हर पार्टी को उठाना पड़ता है। भाजपा हो या फिर कोई भी पार्टी हो, जब एक समाज किसी पार्टी का विरोध करता है, फिर उसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है, तो कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान तो 100% होगा, इसमें हम कोई दो राय नहीं कि नुकसान नहीं होगा। परंतु साथ ही साथ भाजपा सिर्फ़ और सिर्फ़ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतना चाहती है और अपनी विचारधारा के सहारे।
और कहीं न कहीं कहें तो हम भाजपा इस अपने पिछले दौर को उठा के देखें तो जिस प्रकार पहले विधानसभा 2023 के अंदर 5 राज्य विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, तो भाजपा ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। छत्तीसगढ़ लग रहा था कि इस बार छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी, परंतु भाजपा ने वहाँ के नतीजों ने भी हमें चौंका दिया। सबकी आँखें खुली की खुली रह गई कि वहाँ पर ये क्या हो गया? ठीक इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आप देखना कि नतीजे सबको चौंकाएँगे और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि भाजपा इस बार 400 पार नहीं करेगी, कहें या हम कहें कि एनडीए इस बार 400 पार नहीं जाएगा और ना भाजपा 370 पार करेगी। ये आपकी बहुत बड़ी बात है और विपक्ष ने भी कहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साथ में और कहते हैं कि अब की बार भाजपा 150 तक ही रुक जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है खैर। अनुराग देखिए मेरा एक मानना है फर्स्ट कि फेज़ का जी। फर्स्ट फेज़ का मेरा इलेक्शन मानना खत्म हो है चुका है। मैं जी अनुराग। 1 मिनट आप आपके सवाल का 150 वाले का जवाब देना चाहूँगा। राहुल गांधी ने कहीं न कहीं जो 150 सीट का आंकड़ा दिया है, मेरा मानना है कि वो आंकड़ा गलत है। भाजपा मेरा जहाँ तक आंकलन है कि भाजपा लगभग 250 से लेके 270 सीटों पर सिमट जाएगी। 250 से 270 सीटों पर भाजपा सिमटने का काम करेगी। मैं अकेली भाजपा की बात कर रहा हूँ। वहीं ना कांग्रेस कम से कम अपना 150 का आंकड़ा पार करने में सफल हो पाएगी, मेरे को जहाँ तक इस बार लग रहा है। शायद राहुल जी। गांधी ने वो 150 का आंकड़ा अपने लिए दे दिया, कांग्रेस के लिए। बिल्कुल अनुराग और अभी हमने देखा कि फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन 19 तारीख को खत्म हुआ। उसके बाद से प्रधानमंत्री के बोल कुछ बदल गए हैं। प्रधानमंत्री जी अब ज़्यादा सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जो मनमोहन सिंह जी थे हमारे पूर्व में प्रधानमंत्री कांग्रेस की तरफ से, वो कहते थे कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। जबकि उन्होंने ये शब्द कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो प्रधानमंत्री जी के बोल कुछ बदलते जा रहे हैं। मंगलसूत्र लेकर आते हैं वो कि कांग्रेस आपकी सारी संपत्ति छीन कर उन लोगों में बाँट देगी जिनके ज़्यादा बच्चे। देखिए, जब भी चुनाव में रैलियाँ होती हैं तो हम कहें कि पार्टी के जो सीनियर लीडर होते हैं, वो एक-दूसरे के बयानों को तोड़-मरोड़ के जनता के ज़हन में ऐसी बात डालना चाहते हैं जिससे वोट उनके पक्ष में हो जाए। तो नरेंद्र मोदी ठीक उसी प्रकार कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात किया कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उन्होंने माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल किया था, वहाँ उसमें एससी, एसटी सब आते हैं। खासकर किसी एक वर्ग का उसमें कोई ज़िक्र नहीं था। परंतु नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार कांग्रेस पर हमला बोला है, तो कहीं न कहीं वो उस वोट को उनके जो वोटर हैं उनमें जोश दिलाना चाहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हम कहें कि डर के भाव में वो उस डर को वोट में अपनी पार्टी के पक्ष में बदलना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अनुराग हम आपने जी मैं कुछ कह रहे हैं आप? मंगलसूत्र वाली बात पे आता हूँ। देखिए प्रियंका गांधी ने इसके नरेंद्र मोदी के इस बयान के ऊपर बहुत बड़ा तंज कसा है और शायद मेरे को लग रहा है कि जब देश का यही इतने यही बड़े मेरा सवाल था। संवैधानिक यही देश के यही सवाल था संवैधानिक मेरा आपसे। देश के संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब ऐसी भाषा का प्रयोग करता है, कहीं न कहीं ये ऐसे बयान निंदनीय बिल्कुल हैं। हम इस ऐसे बयानों को हवा में दें या फिर हम इनका समर्थन करें, बिल्कुल गलत बात है। ऐसे बयान वो भी शीर्ष देश के शीर्ष पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे जब बयान देता है, तो कहीं न कहीं उससे समाज में एक गलत माहौल फैलता है। मैं आपको इस पे प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री के ऊपर बड़ा तंज कसा और शायद उनका तंज कसना भी लाज़मी था क्योंकि जिस प्रकार से मंगलसूत्र की बात की हमारे धर्म में कहें या फिर हमारे समाज में कहें तो एक मंगलसूत्र का सब समाज की अपनी एक आस्था होती है, अपनी एक भावना होती है। हम नहीं मानते कि किसी की भावना, आस्थाओं को इस प्रकार ठेस पहुँचाया जाए। डिंपल यादन डिंपल यादव जो समाजवादी पार्टी से सांसद है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की धर्मपत्नी भी है, तो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी के ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, उनके पत्नियों के मंगलसूत्र छीनने वाले को क्या सज़ा मिली? वो कहते हैं कि हम एक विरासत कर लेकर आएँगे। तो हम संपत्ति को बाँटना चाहते हैं। मतलब एक तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी की जो उन्होंने कहा रैली में खड़े होकर, उसको एकदम पुख्ता किया है। तो क्या ये बैकफ़ायर नहीं हो गया है कांग्रेस के ऊपर? जी, बिल्कुल देखिए कांग्रेस को जो डुबाने का काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि भाजपा से ज़्यादा उसके अपने आप के नेता ही कांग्रेस को कहीं न कहीं उसके जनाधार में कहें तो गिरावट पैदा करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार के बयान कांग्रेस नेता देते हैं, अब सैम पित्रोदा की बात करें, तो उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, कहीं न कहीं वो कांग्रेस पे ही सवालिया निशान उठता है। हालाँकि कांग्रेस ने इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है
परंतु जनता के मन में तो एक साफ संदेश चला गया कि जो प्रधानमंत्री जी रैलियों में जिस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, कहीं न कहीं पर्दे के पीछे क्या पता वो बात हो सकती है। जी, जनता जी, तय जी। करेगी कि इस बात को किस प्रकार जनता लेगी। परंतु मेरा मानना है कि कहीं न कहीं जब तक कांग्रेस पार्टी के पास ऐसे नेता, समझदार या कहें कि अच्छे वक्ता कांग्रेस में अच्छे वक्ता बहुत है, परंतु कुछ ऐसे नेता हैं जो बड़े पदों पर हैं और ऐसी बयानबाज़ी कर देते हैं जिसका कांग्रेस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एक तरफ राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते हैं, गरीबों के कल्याण की बात करते हैं, किसानों की आय को लेकर बात करते हैं, वो एमएसपी का मुद्दा भी इस बार अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए हैं। वहीं जब उनकी पार्टी के नेता विरासत बाँटने की बात करते हैं, आपकी संपत्ति आपकी, विरासत तो आपकी है, फिर जब विरासत पे बात आएगी तो आपकी पार्टी भी बँटेगी। तमाम परिवारवादी दल जो भारत में हैं, परिवारवाद का भी भाजपा अपना परिवारवाद की डेफिनिशन अपने आप तय कर ली है भाजपा ने, कि जो उनकी पार्टी में है, परिवारवादी पार्टियाँ खुद वो परिवारवाद के लोग हैं, वो परिवारवादी ये नहीं है, वो विकासवादी हैं। वॉशिंग जो मशीन है, विपक्ष में है वो वॉशिंग मशीन। परिवारवादी है। वॉशिंग मशीन है बीजेपी। देखिए भाजपा तमाम जब 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में आए तो बड़े-बड़े वादों के साथ 2 करोड़ रोजगार की बात करें, हम 15 लाख के चेक की बात करें या फिर काले धन को वापस लाने की बात करें और हर घर को पक्की छत मिलेगी, किसानों की दुगनी आएँगी, तमाम तरह के मुद्दे थे। परंतु हुआ क्या उसके बाद? भ्रष्टाचार को लेकर भी भाजपा का रुख साफ-सीधा रहा। हर पार्टी की अपनी भ्रष्टाचार को लेकर कहें या फिर हम परिवारवाद को लेकर कहें, हर पार्टी अपने हिसाब से सत्ता में रहना चाहती है। उसे कुर्सी से मतलब है, ना उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ाई लड़नी है। तो भ्रष्टाचार की भी भाजपा ने अपनी एक अलग परिभाषा बना ली है। जो हमारे साथ होगा पवन वो केवल साफ-सुथरा, बकायदा एक हम वॉशिंग उसे मशीन लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देखिए जो सत्ता में होता है तो सवाल तो उसी से पूछे जाएँगे। कांग्रेस के टाइम में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, कांग्रेस भी कोई दूध की धूली नहीं है। परंतु भाजपा जो बड़े-बड़े वादे करके आई थी 2 करोड़ रोज़गार देंगे, किसानों की दुगनी आय करेंगे, आपको 15 लाख मिलेंगे, हर घर को छत मिलेगी। वो तो देख सकते हैं कि किसको क्या मिला। किसान आज भी सड़कों पर बैठकर अपनी एमएसपी जैसे मुख्य मुद्दों की माँगों को लेकर संघर्षरत है और प्रधानमंत्री जी किसानों के समर्थन में एक शब्द भी नहीं लिखते। शब्द तो छोड़िए 750 से ज़्यादा किसान जब बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक शब्द भी नहीं था। कमाल करिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, कुर्सी प्रधान देश नहीं। जिस गद्दी पर बैठे प्रधानमंत्री के दिल में किसानों के प्रति ऐसी भावना हो, तो आप लगा सकते हैं कि एमएसपी को लेकर जो माँग है, वो कहीं न कहीं बिल्कुल किसानों की सरकार ने नकार दिया उस माँग को, हम कहीं न कहीं से किनारा नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार का हम एक मुद्दा लेके आते हैं, अरविंद केजरीवाल जो भाजपा के खिलाफ या हम कांग्रेस के खिलाफ जो सत्ता थी उस टाइम 2014 से पहले, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर गरजे और करप्शन फ्री इंडिया का जो नारा केजरीवाल, अन्ना हज़ारे ने दिया, उसके बाद भ्रष्टाचार से मुक्ति भारत को दिलाएँगे अरविंद केजरीवाल सत्ता में बैठे। परंतु देखिए, कल्पना कीजिए, विडंबना देखिए, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर सत्ता की उस कुर्सी तक बैठा कि हम भ्रष्टाचार को देश से मिटाएँगे और जनता के हित में काम करेंगे। वही व्यक्ति तथाकथित शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। और वही नहीं, उसके तमाम मंत्री, उसके साथी सांसद भी जेल की हवा खा चुके हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल, बिल्कुल। और इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं यहाँ पर। कल मेरठ में वोटिंग है, मेरठ के साथ-साथ 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है 13 राज्यों की। तो मैं आपसे आशा करूँगा कि आप वोटिंग करने ज़रूर जाएँ, वोट डालना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र के लिए। तो अनुराग आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, देखते रहिए अनस्क्रिप्टेड विद एके।